कहते हैं पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन देखें तो इन्फ्लेशन खतर खा कमी आ चुकी है। उसमें रवा माह में मार्च के महीने में 1 या 1.5% इन्फ्लेशन रहने की तवक्को है, लेकिन एक्सटर्नल सेक्टर देखें तो आमदाद अभी भी 22 अरब डॉलर की हैं 8 महीने में, और इंपोर्ट्स हमारी 37.8 बिलियन डॉलर्स की हैं। ये जो फ़र्क है 15.8 अरब डॉलर का तिजारत में, ये बहुत बड़ा इशू है जो हेडेक है पाकिस्तान के लिए कि ये डॉलर 15-16 अरब डॉलर जो 8 माह में है, साल के आखिर तक ये 22-24 अरब डॉलर हो जाएंगे। ये कहाँ से आएंगे? इसका अभी तक हमारे पास कोई खातर खा सलूशन नहीं है। हमारे पास जो मेहमान शख्सियत है प्रोग्राम के इस हिस्से में, मिफ्ता साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना। मिफ्ता साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। कुछ चीज़ें लगता है कि बेहतरी की तरफ हैं, लेकिन ये जो एक्सटर्नल एरिया है ये तो अभी भी वल्नरेबल है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपकी रिमिटेंसेज अब 3 अरब डॉलर महीने की आ रही हैं, फिर भी ये एरिया अंडर प्रेशर है। जी, रेमिटेंस ने अल्लाह की मेहरबानी से बहुत सहारा दिया है हमारी मईशत को, और रेमिटेंस बड़ी अच्छी तरह ग्रो कर रही हैं। लेकिन जैसा आपने फरमाया कि तकरीबन एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंस मिलाकर इंपोर्ट के बराबर होती हैं। अगर हम इंपोर्ट्स को जो है वो ज़रा सा कम रखें, अगर हमारी ग्रोथ 2-2.5% हो, जब हमारी ग्रोथ बढ़ जाती है, शरह नमू बढ़ जाती है, तो हमारी इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं, और फिर उसका हमारे पास पैसे नहीं होते तो फिर रुपया डिवैल्यू होता है और दीगर मसाइल पैदा होते हैं। और तो ये हमको, और इसके अलावा हमारे ऊपर जो कर्ज़ है 20-25 अरब डॉलर का जो हमको वापस करने होते हैं दुनिया को, और जो सूद देना होता है, तो उसके लिए फिर हमको नए कर्ज़ और अखराज कर्ज़ लेने पड़ते हैं। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए एज अ मुल्क कि हम बरामदात को, एक्सपोर्ट्स को बढ़ा लें इतना कि हमारे इंपोर्ट के बराबर आ जाए, और जो हमारा रेमिटेंस का पैसा आ रहा है उससे हम दुनिया भर का कर्ज़ जो है वो भर सकें। ये मिफ्ता साहब, ख्वाहिश तो होगी, तवील अरसे से 90 की दहाई से हम ये बातें सुनते हैं कि ये काम हमने करना, कर नहीं पाते, बरामदात ऊपर जाती नहीं है। इमरान खान की हुकूमत में एक दफ़ा हमने 30-31 अरब डॉलर बरामदात को टच किया था, फिर नीचे गिर गई थी पीडीएम के दौर में। अब शायद इस साल 30 जून तक हो सकता है हम 32 बिलियन डॉलर के करीब करीब चले जाएँ। तो हमने कोई तीर नहीं चलाया, इसमें 10-12 साल 15 साल काफ़ी हद तक ज़ाया कर दिए, हमने एक्सपोर्ट्स में इजाफा नहीं कर सके। नहीं, हमने तो बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया करा है। 90 की दिहाई से ही आप समझ लीजिए कि वक्त ज़ाया हो रहा है। उस वक्त हमारा एक्सपोर्ट तकरीबन वियतनाम के बराबर था। आज वियतनाम का एक्सपोर्ट 380 बिलियन डॉलर के बराबर है। तो हम देखें ना, बच्चों को तालीम नहीं दे सकते, हमारे 2 करोड़ 70 लाख बच्चे बाहर हैं, हम सेहत नहीं दे सकते, हम बेसिक सर्विसेज पानी नहीं पहुंचा सकते, बिजली हमारी सबसे महंगी है, एक्सपोर्ट्स के टैक्सेस हमारे सबसे ज़्यादा हैं। शायद मेरे ख्याल से खित्ते में तो खैर ज़्यादा है, मुल्क दुनिया में शायद एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो इनकम के ऊपर टैक्स है वो हमारी मुल्क में ज़्यादा तरीन हो। गैस हमारी सबसे महंगी है, बिजली महंगी है, तो कैसे, और लॉ एंड ऑर्डर के मसले हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो कैसे एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा? हम ये बेसिक जब तक काम नहीं करते, हमारी मुल्क के गवर्नेंस जो है वो डिसफंक्शनल है। जब तक हम लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर नहीं करते जिससे तालीम और सेहत हो, जब तक हम बिजली सस्ती नहीं करते, निजकारी नहीं करते, जब तक हम ये गलत फ़ैसले करना छोड़ ना दें जिसमें महंगी बिजली लगाना और दीगर जो काम है, ये जब तक हम चीज़ें नहीं करेंगे तो हम कैसे तरफ जाएंगे? इस हुकूमत ने जो आपने बात करी कि अफरात ज़र कम हुआ है, वो इसलिए कम हुआ है कि दुनिया भर में ख़ाम तेल की कीमतें कम हुई हैं, और तो कोई बात नहीं है। इस हुकूमत ने 1 साल के अंदर एक कदम एक चीज़ का नहीं उठाया माशी पॉलिसी में कि जिससे माशी इस्तेकाम आ सके, या जिसकी वजह से हम ग्रोथ की तरफ जा चुके हैं, माँ सिवाय IMF के प्रोग्राम साइन करने पे। जो NFC अवार्ड की बात है, जो इनको भी पता है कि NFC अवार्ड को जब तक आप रीनिगोशिएट नहीं करते और उसको बेहतर नहीं करते, आप मुल्क में खसारा कम नहीं होगा, और खसारा कम नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगी। जो आपने बात करी है एक हॉरिजॉन्टल टैक्स करने की, कि यार आप 50,000 रुपये कमाने वाले नौकरी पेशा आदमी से तो टैक्स लेते हैं, 38% टैक्स लेते हैं आप नौकरी पेशा लोगों से मैक्सिमम, और हज़ारों एकड़ की ज़रई अराजी वाले से टैक्स नहीं लेते, बड़ी बड़ी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी में रहने वालों से टैक्स नहीं लेते। तो जब तक ये मुल्क में बेसिक इस्लाहत नहीं करेंगे और एक मखसूस अशराफिया के पंजे से मुल्क को नहीं छुड़वाएंगे, मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? सर, लेकिन अभी इंटरनेशनल मार्केट में आपने तेल की कीमतों में कमी का बताया, जितनी कमी आके लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए था, बिजली की कीमत भी उससे कम हो जाती। हमने उसके ऊपर 10 रुपये टैक्स और बढ़ा लिया, अपनी लेवी उधर से ले लिया, दूसरे टैक्स नहीं इकट्ठे कर सके, ये आसान तरीका था, इधर और टैक्स लगा लिया। तो इस तरीके से तो हम बेहतरी नहीं ला सकते। देखिए ना, वो इसलिए किया था कि हुकूमत कह रही थी कि आपके ऊपर जो
₹10 पेट्रोल और ₹10 डीजल के ऊपर टैक्स लगाया, जिस पर तकरीबन 17 अरब रुपया हुकूमत को मिलता है, यानी कि 200 अरब रुपए की आवाम की जेब से निकल के हुकूमत को जाएगा। हमने ये सुना था कि 23 मार्च को शहबाज शरीफ साहब बड़ा ऐलान करेंगे कि जिसके तहत वो कहेंगे कि हमने बिजली सस्ती कर दी, चलो आपके ऊपर टैक्स लगा के तो वो सस्ती कर दी। वो भी नहीं हुआ, आपने टैक्स ले लिया, बिजली सस्ती नहीं करी। आपने IPPs के कुछ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किए थे, बोला ₹1.5 बचेगा, वो बिजली सस्ती नहीं हुई। बल्कि सितम ज़रीफ़ी, अब मैं दो आपको बात बता दूं कि एक तो मसला ये है कि जो फ्यूल प्राइसेस में 3-4 रुपये कम होने, उसकी भी अनाउंसमेंट नहीं आई है कि जो आपको फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस में आएंगे। लेकिन जो क्वार्टरली एडजस्टमेंट अगली आ रही है, क्योंकि इतनी बारिशें नहीं हुई, तो हमको जो उम्मीद है कि क्वार्टरली एडजस्टमेंट कम हो जाएगी, हमको शायद ख़तरा है कि क्वार्टरली एडजस्टमेंट बढ़ ना जाए अगले तिमाही में, अगले क्वार्टर में, क्योंकि बारिशें इतनी नहीं हुई तो शायद तरबेला या मंगला या दीगर से इतनी पानी नहीं मिल सकेगा, तो इतनी बिजली नहीं बन सकेगी। सर, एक और एरिया ऐसा है जिसके ऊपर नेशनल लेवल पे कोई सर जोड़ने की ज़रूरत है, वो है आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। पिछले कई सालों से कोरोना के ज़माने से ये काम शुरू हुआ है, कोई एक आध महीना पॉजिटिव गुजरा नहीं तो हम नीचे के नीचे गिरते जा रहे हैं। उठेगी नहीं इस सेक्टर तो आपकी एक्सपोर्ट्स कहाँ से होंगी, इकॉनमी कहाँ से चलेगी? देखिए, गुजारिश है कि नदीम भाई, इस साल हमारे 5 इम्पोर्टेंट क्रॉप्स होते हैं। कपास वो नीचे है प्रोडक्शन, गंदम उसकी प्रोडक्शन नीचे है, गन्ने की प्रोडक्शन नीचे है, चावल की प्रोडक्शन नीचे है और मकई उसकी भी प्रोडक्शन नीचे है। उसके साथ साथ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी नीचे हो गई है। अब तो इसीलिए आपकी जो 3 साल से औसतन इनकम कम हो रही है पाकिस्तानियों की, और जब आप कहते हैं कि अफरात ज़र कम हो गया, यानी कि जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही थी उस रफ्तार में कमी आई है, लेकिन लोग अच्छा फील इसलिए नहीं कर रहे कि लोगों की इनकम बड़ी तेज़ी से कम हुई है। अल्लाह करे ये आखिरी बुरा साल हो, लेकिन ये हमारी पॉलिसी है ना। हमने इस वक्त लार्ज स्केल कॉर्पोरेट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर 61% टैक्स लगा रखा है। 61% टैक्स है, इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स, इंक्लूडिंग नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग। आपने नौकरी पेशा लोगों के ऊपर 38% टैक्स लगा रखा है। आपने बिजनेस इंडिविजुअल्स के ऊपर 50% टैक्स लगा रखा है। पाकिस्तान में इस वक्त बिजली हम पल्ला मुल्क से महंगी है, गैस हर पल्ला मुल्क से महंगी है। तो यहाँ पे कौन सरमायाकारी करेगा? जब सरमायाकारी नहीं होगी तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ेगी। कौन मज़ीद इन्वेस्टमेंट करेगा? BMR की इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? और उसके बाद हम भी जानते हैं, सब जानते हैं कि इनफॉर्मली स्टेट बैंक जो है वो डिस्करेज करती है बड़ा इम्पोर्ट करना, क्योंकि उसको डॉलर भी संभाल के रखना है। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन इसको आपकी बात दुरुस्त है कि सर जोड़ के बैठने की ज़रूरत है, हिम्मत की। हमको अंदाज़ा है तकरीबन कि हमको क्या क्या करना होगा मुल्क के लिए, लेकिन हम वो कर नहीं पा रहे हैं। हमको अंदाज़ा है कि बिजली की कीमत कम करने के लिए निचकारी करनी होगी, लेकिन हम अपने ज़ाती मफाद के लिए या अपनी सोच की बिना पर वो कम नहीं कर पा रहे। हम 15% UFG करते हैं, अनअकाउंटेड फॉर गैस। उतनी तो हम इम्पोर्ट भी नहीं करते। हम अरबों डॉलर्स की इम्पोर्ट कर लेते हैं गैस, लेकिन अनअकाउंटेड फॉर गैस को कम नहीं कर सकते, और नहीं कर सकेंगे जब तक हम निचकारी नहीं करेंगे। सो बहुत सारे हमारे ऐसे मसले हैं जो हमने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रखी है। मिफ्ता साहब, लेकिन NFC अवार्ड एक बड़ा ऑब्वियस चैलेंज है जो सबको पता है। आप भी फाइनेंस मिनिस्टर थे, आपको भी पता है, डार साहब को भी पता है, पीपल्स पार्टी को भी पता है, एवरी पार्टी न्यू अबाउट इट, PTI को भी पता है। और इस वक्त जिस तरह का एक वो हाइब्रिड प्लस मॉडल है, शायद मेरे ख्याल में एक आइडियल अरेंजमेंट होगा कि आप सारे सूबों को बिठा के राज़ी कर लें नए अवार्ड के ऊपर। हम ये कर क्यों नहीं रहे? क्या चीज़ रोक रही है हमें? देखिए, मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ रोक रही है। देखें, सूबों की सियासत चलती है ये वाफर पैसों से। आप देख लीजिए कि पंजाब में हम रेल बना रहे हैं, ग्लास ट्रेन बना रहे हैं, हमने एयर एम्बुलेंस लगाई है, कि जबकि जहाँ जहाँ एयर स्ट्रिप्स हैं वहाँ तो जनरल हॉस्पिटल्स हैं पंजाब में, तो फिर भी हमने ये करना है क्योंकि ये शो प्रोजेक्ट्स होते हैं। सिंध के अंदर पता नहीं वो क्या करते हैं, मुझे नहीं अंदाज़ा है कि वो पैसों का क्या करते हैं। बलूचिस्तान में मुझे ही पता है कि 3000 स्कूलें जो बनी हैं उसमें 2700 स्कूलें खाली रखी हैं। सो माई पॉइंट है कि ये अब आप एक एग्जांपल आपको देता हूँ। हमारे इस वक्त इस साल का डेफिसिट तकरीबन 8000 अरब रुपए होगा। इस 8000 अरब रुपए के खसारे को पूरा करने के लिए हमको 20,000 अरब रुपए का टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि 60% पैसे सूबे के चले जाते हैं। तो अगर 60% पैसे सूबे को देने और 20,000 अरब कितना है, जितना हम टैक्स देते हैं उससे 150 गुना ज़्यादा, वो 20,000 अरब आप जमा करेंगे तब जाकर वफाक का बजट बैलेंस होगा। और 20,000 अरब का मतलब है कि आप इकोनॉमी को सुला देंगे। आप 32-33% टैक्स टू GDP की बात कर रहे हैं, जो अमेरिका में नहीं होता, मुमकिन नहीं है।
तो आसान तरीका ये है कि यार आप सूबों को बोलें कि अपना अपना टैक्स आप थोड़ा सा जमा करें, कुछ अखराजात भी कम करें। इस तरह वाफर पैसे खर्च कर रहे हैं। बलूचिस्तान में 900 अरब रुपए का आपका बजट है, 1 करोड़ 40 लाख लोग सिर्फ रहते हैं, आप 20 लाख फैमिलियाँ, मैं तो समझता हूँ 200-250 अरब रुपए बलूचिस्तान के बजट से काट दें और वो 10 लाख गरीब 50% गरीब फैमिलियाँ उनको 20-20 हज़ार रुपये दे दें महीने के। 240 अरब रुपए लगते हैं। उससे आपके सारे बलूचिस्तान के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, करप्शन भी कम हो जाएगी, लोगों की जेब में कुछ पैसे भी आएंगे, तालीम भी हो जाएगी, सेहत भी हो जाएगी। लेकिन आप बस वो करप्शन वाली गवर्नमेंट चला रहे हैं, जो डिसफंक्शनल गवर्नमेंट है। हम भी तो ये चीज़ें नहीं सोचते ना, हम भी तो वही चीज़ें कर रहे हैं हर सूबे में, हर जगह पे, जो 75 साल से कर रखी हैं, और अपने आप को सियासी यरगमाल बनाया हुआ है अपनी सोच का और अपने ज़ाती मफाद का। मिफ्ता साहब, आपकी ये जो बलूचिस्तान वाली तजवीज़ है ना, ये बहुत अच्छी है। ये बलूचिस्तान का मसला, ये बाकी ना इनसे पोलिटिकल प्रोसेस चलना है अच्छे से, ना ये इकनॉमिक डेप्रीवेशन को किसी और तरीके से चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट ट्रांसफ़र्स वाला जो प्रोसेस है ये काबिल अमल है। उन फैमिलीज़ को दे दें 20-25 हज़ार रुपया महीना, साल 2 साल में वो लोग सीधी राय रास्त पे आ जाएंगे जो भूखे हाथों ये काम कर रहे हैं। बाकियों को आप मिलिटरीली काबू कर लें उनको। और मैं सीरियसली मैं आपको बताऊं, देखें मिलिटरीली हम लोग काबू कर सकते हैं जिनको, थोड़े बहुत लोगों को। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि हिंदुस्तान और दीगर ममालिक, अफगानिस्तान इनकी मदद करते हैं। हिंदुस्तान पैसों से मदद करता है, ट्रेनिंग से मदद करता है। ये ऐसा नहीं कर सकते हैं जितनी किस्म की टेररिज्म कर रहे हैं, ट्रेन हाईजैक करना, जब तक कि ट्रेनिंग ना हो, वेपन्स ना हो, लॉजिस्टिक सपोर्ट्स ना हो, कम्युनिकेशन सपोर्ट्स ना हो। लेकिन आप अगर ये चीज़ कर दें जो मैं कह रहा हूँ, 240 अरब रुपया है, आप आराम से बजट से काट सकते हैं। 230 अरब रुपया तो इनका PSDP है और इनका ADB है, और अगले साल फिर आपने 100 अरब देना है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि जितनी भी मूवमेंट्स हैं ना, ये सब ख़त्म हो जाएंगी। मतलब ये जैसे तालिबान है, तालिबान की कोई लोगों में सपोर्ट नहीं है, पश्तून लोगों में, उन ट्राइबल एरियाज़ में भी तालिबान की लोगों की सपोर्ट नहीं है। ये जो BLA वगैरह है, इसके पास सपोर्ट है। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ कि इनके पास हमको हार्ट्स एंड माइंड्स की बैटल हम नहीं जीत पा रहे वहाँ पे। ये जो मैं कह रहा हूँ ये कर दें आप, हार्ट्स एंड माइंड्स की बैटल भी जीत जाएंगे।